स्वागत है मेरे मित्रों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आइए भैया, हम तो जो है प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, तो जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 का, ख, ग और घ हल करवाया था। आज हम आपको प्रश्न संख्या 5 पे लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न जो प्रश्न संख्या 5 के हैं, ये हर एक प्रश्न 4 नंबर का है। पीछे प्रश्न संख्या 4 के जो प्रश्न थे वो हर एक प्रश्न 3 अंक का था, ये 4 अंक का है। ठीक है भैया, जो कि एक सवाल है जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है। तो देखिए क्या कहता है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो मान दिए हों उन मानों को आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो देखिए भैया, इसमें क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, पहली चीज ये। दूसरा क्या है? 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय, यानी जो भाग है वो आपका भिन्न स्वरूप में रखा हुआ है, जहां पर ऐसा हो। ठीक है, तो जो प्रारंभिक सांद्रण है उसे हम 1 मानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डाल दिया हल। ठीक है, हमने लिख दिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्मॉल ए बराबर 1 रखेंगे। समझ में आई बात? कॉमा x बराबर, यानी एक अभिक्रिया है जिसका 3/4 भाग पूर्ण हो चुका है। तो x बराबर हो गया 3/4 भाग। तो अभिक्रिया बची कितनी है? यानी a माइनस एक्स। a से x घटा दीजिए, तो 1 से 3/4 आपको घटा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। इतनी बात समझ गए? कहता है पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो हमने 3/4 पूर्ण होने में लगे समय t को हमने t 3/4 से प्रकट कर दिया। ठीक है, अब जो है तुमको प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण यहां पर लगाना है। तो क्या होता है समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया का? k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a/a माइनस x। ये आपको सूत्र लगाना है। ठीक है भैया, तो k बराबर मान रख दीजिए 2.303 बटा t की जगह पर t 3/4 लिखना है। log बेस 10 a 1 है बटा a माइनस x 1/4।
4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 बटा t 3/4 log बेस 10 4। ठीक है, 4/1 होगा तो 4 हो जाएगा। k बराबर 2.303 अपान t 3/4 इंटू, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इस स्टेप को आप समझ लीजिए। यहां पर मैं थोड़ा चलो लिखे दे रहा हूं, पूरा किए दे रहा हूं स्टेप। log बेस 10 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये शुरुआत में आ जाएगा log से पहले। ठीक है, तो k बराबर 2.303 अपान t 3/4 इंटू 2 log बेस 10 2। समझ में आई बात। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब ये तो थी प्रथम शर्त। ठीक है, फिर क्या कहता है, ये इतने भाग का ये मान हो गया, आपने वेग स्थिरांक निकाल लिया इस अभिक्रिया का। अब कहता है अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, तो अर्ध अभिक्रिया का निकाल लीजिए। यानी a की वैल्यू यही रहेगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a 1 ही रहेगा, x अर्ध अभिक्रिया यानी 1/2। तो फिर a माइनस एक्स क्या होगा, 1 से 1/2 घटा देंगे, आ जाएगा 1/2। t क्या होगा, रखेंगे t हाफ। ठीक है भैया, फिर आपको यही सूत्र चलाना है, k बराबर 2.303 बटा t की जगह पर t हाफ हो जाएगा, log बेस 10 1/1/2। वही क्रम होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो k बराबर 2.303 बटा t हाफ। ठीक है, log बेस 10 2। बात समझ गए। ये हो गई तुम्हारी समीकरण नंबर 2। अब k बराबर इसके है, k ही बराबर इसके है ना, तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, 2.303 बटा t 3/4 इंटू 2 log बेस 10 2 इज इक्वल टू 2.303 अपान t हाफ log बेस 10 2। इतना समझ गए। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा, 2 बटा t की पावर t 3/4 इज इक्वल टू 1 बटा t हाफ। समझ में आई बात। तिरछी इनकी गुणा हो जाएगी, क्रॉस इधर इसकी इधर
इसकी, तो क्या हो जाएगा, T3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी। यही भैया तुमको सिद्ध करना था, यही तो था। कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय। तो 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अभिक्रिया को, ये अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, तो ये 2 गुना हो गया। बात समझ गए भैया? खूब अच्छे से देख लीजिए, 4 नंबर का ये शब्द है। देखिए भैया प्रश्न संख्या 5 खा क्या कहता है? कहता है IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। अब यहाँ पर 4 आपके यौगिक दिए हुए हैं जिनके IUPAC नाम लिखना है। हर एक का 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी संपूर्ण जो प्रश्न है वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो आइए नामकरण हम करते हैं इसका। तो क्या है इसका नामकरण होगा? हम गिनती किधर से प्रारंभ करेंगे? जिधर से क्रियात्मक। तो ये हैलोजन की श्रेणी का जो है हैलो एल्केन है ये। ठीक है, तो हैलोजन जिधर जुड़ा हुआ है उधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आइए भैया पहले पे ब्रोमीन लगा हुआ है, पहले आप इसका करेंगे नामकरण। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 मेथिल, 3 मेथिल। ठीक है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूटेन। 1 ब्रोमो, 3 मेथिल, ब्यूटेन। ये हो गया IUPAC नाम इसका। आइए दूसरे पे चलते हैं। अब इसमें हैलोजन भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है। ठीक है, तो वरीयता श्रेणी में OH पहले आता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम इस यौगिक को किस श्रेणी में रखेंगे तो वो श्रेणी होगी एल्कोहल, यानी इस यौगिक को हम एल्कोहल श्रेणी में रखेंगे। ये हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहल है। ठीक है, तो इसलिए हम गिनती उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से OH नजदीक आएगा। तो OH इधर जुड़ा हुआ है तो आप इधर से गिनती करेंगे 1 2 3। ठीक है भैया, तो दूसरे पे क्लोरीन बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन। ठीक है, पहले पे OH लगा हुआ है 1 आल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। समझे भैया? अंग्रेजी में भी लिखता हूं, चलो भाई लिखे देता हूं। 1 ब्रोमो, 3 मेथिल, ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में। इधर आ जाइए 2 क्लोरो, प्रोपेन। अब यहां पर जो तुम प्रोपेन लिखोगे उसमें ई आपको हटा देना है, ये याद रखना भैया, क्योंकि आल जुड़ना है। तो 1 आल, ये हो गया। इधर आ जाइए, अब इसमें ये किस श्रेणी में रखा जाएगा? यौगिक एल्डिहाइड में, है ना? तो एल्डिहाइड समूह जिधर से हो हम उधर से गिनती करते हैं। तो 1 2 3। अब तीसरे पर फेनिल लगा हुआ समूह है, ये समूह क्या बोला जाएगा? फेनिल समूह।
तो क्या हो जाएगा 3 फेनिल, 3 फेनिल। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप। अब देखिए दूसरे पर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है और दूसरे से एल्डिहाइड समूह भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर ऐसी स्थिति हो तो दोनों के अनुलग्न आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये हो गया इन और ये हो गया अल, तो क्या हो जाएगा 2 इनल, 2 इनल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में देख लीजिए भैया, तो 3 फेनिल प्रोप 2 इनल। ठीक है, इधर आ जाइए। अब ये चौथा है। चौथे में देखो ये ऐसे, या इसको CH OH COOH, फिर CH2 COOH, ये है ऐसे। तो हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से करिए, है ना। इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पर हमको OH मिलेगा, इधर से करेंगे तो दूसरे पर OH भी मिल जाएगा, पहले नंबर पर COOH भी मिल जाएगा। तो 1 2 3 और 4, 4 हो गए। ठीक है, तो देखिए भैया, तो क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, OH के लिए पूर्वलग्न क्या है हाइड्रोक्सी, तो क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या होगा ब्यूटेन, पहले पर COOH रूप है, चौथे पर COOH रूप है, तो 1,4 2 है तो डाई। ठीक है, और COOH लगा हुआ है तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अच्छा, इंग्लिश में मैं लिखे देता हूं, क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन से ई हटा दीजिए, 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये चारों यौगिकों के IUPAC नाम हो गए। खूब अच्छे से देख लीजिए आप और बेहतर ढंग से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 5 का क्या कहता है। कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 4 सामान्य विधियां लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहली चीज तो यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला में COOH समूह जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, है ना, C2H5COOH, है ना, C6H5COOH, ये सब क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक भैया, इनका जो सामान्य सूत्र है वो इसकी जगह पे R रख दीजिए, तो RCOOH, ये इसका सामान्य सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है भैया,
तो बनाने की आपको 4 सामान्य विधियां लिखनी है, लेकिन आगे ब्रैकेट में उसने क्या दिया है, कहता है केवल रासायनिक समीकरण कीजिए। केवल आपको रासायनिक समीकरण ही देना है। तो किन किन विधियों से आप बनाएंगे, तो हमने पहली विधि ली प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, या खाली आप लिख सकते हो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ये हमने पहली विधि ली, ठीक है। तो हमने प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH हमने ले लिया, इसका ऑक्सीकरण हमने कर दिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा ऑक्सीकरण किया। तो ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बदलता है, ठीक है भैया। तो ये एल्डिहाइड बन गया, इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये क्या बना, ये था एल्डिहाइड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे हमने ले लिया एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ठीक है। हमने इसका ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। R की जगह पे हमने CH3 रख दिया, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। पुनः इसका ऑक्सीकरण होगा तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। दूसरी विधि नाइट्राइल से, नाइट्राइल से। तो भैया नाइट्राइल क्या होते हैं, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो, ठीक है, उस कार्बन की, जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है और इसमें CN लगा हो, ये नाइट्राइल है ना। एलिफैटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है भैया। तो CN जिनमें बैठा होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में, वे कार्बनिक यौगिक नाइट्राइल बोले जाते हैं, यानी नाइट्राइल कह सकते हैं, साइनाइड यौगिकों से कह सकते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए हम इसका जल अपघटन करते हैं, तो पहले हम इसकी एक सामान्य अभिक्रिया दे देते हैं, ठीक है। तो देखो R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड आप लगाना चाहे लगाइए, न लगाना चाहो CN डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 2H2, और अम्लीय जल के द्वारा तुम्हें जल अपघटन इसका करना है। यह है एल्किल नाइट्राइल कहो या साइनो एल्केन कह सकते हो इसको, हो, ठीक है।
ये एलिफैटिक है, तो क्या बनेगा, RCOOH बन जाएगा और प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक भैया, तो ये समझ में आ गई रिएक्शन। देखो इसको समझ लीजिए, इधर ये है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड A, ठीक है। तो प्लस 2H2O है, तो हमने HOH ये लिख दिया इतना, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो 2 पाई बंध है, 1 सिग्मा बंध है, वो सब टूट जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें से भाई एक OH और एक ऑक्सीजन जो है, अब ये जैसे यहां से टूट गया, हट गया, तो इस कार्बन के 3 संयोजकताएं खुल गई, तो 2 संयोजकताओं के साथ में ऑक्सीजन और 1 संयोजकता के साथ में OH जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बचे क्या, 3 हाइड्रोजन बचे, तो ये 3 हाइड्रोजन जो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ था उसके साथ में जुड़ेगा और अमोनिया गैस बना देगा। एग्जाम्पल आप इसका दे दीजिए, चाहो तो दे दो, ज्यादा अच्छा है। हमने ले लिया साइनोमेथेन या मेथिल साइनाइड प्लस 2H2, ठीक भैया, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NH3, ठीक है। तो ये है मेथिल साइनाइड या साइनोमेथिल, कुछ कह सकते हो। तो दूसरी विधि ये हो गई आपकी, ठीक है। आइए तीसरी विधि पे चलते हैं। तीसरा एस्टरों के जल अपघटन से, इसका भी जल अपघटन करना है, जल अपघटन से, ठीक भैया। तो अब आ जाइए फिर वही बात, एस्टर हम किन्हें कहते हैं, वे सभी यौगिक जिनका सामान्य सूत्र RCOOR' ऐसे या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R' होता है, एस्टर बोले जाते हैं। यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है, ठीक है, तो एस्टर बनते हैं और उस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। तो जब हम एस्टरों का जल अपघटन अगर हम कर दें, ठीक है, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो हमने यही सूत्र लिख दिया, तो RCOOR' प्लस H2O गिव्स अम्लीय, जल के द्वारा हमने कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और प्लस हमें एल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे हमने CH3COO C2H5 प्लस CH3 भी रख सकते हो, मेथिल एसीटेट हो जाएगा, ये एथिल एसीटेट है, ये क्या है, एथिल एसीटेट प्लस H2 गिव्स, ठीक भैया।
तो ये इतना, देखो H2O जो है वो क्या है, HOH है। क्या है भैया, HOH है। ठीक है, ये H2O। ठीक, तो एक समूह के साथ में हाइड्रोजन और दूसरे समूह के साथ में OH जुड़ जाता है। जो एक इस समूह के साथ में हाइड्रोजन और इस समूह के साथ में OH जुड़ता है तो क्या बनेगा, CH3 COOH, एस्टिक एसिड बन जाएगा और एथिल एल्कोहल बन जाएगी। तो ये एस्टिक एसिड हो गया और ये एथिल एल्कोहल हो गई। तो ये हो गई आपकी 3 विधियां। अब हम चलते हैं चौथी विधि पर। ठीक है, चौथी विधि क्या है, चौथी विधि हमने ले ली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, देखिए भैया, RMgX संरचना वाले जो यौगिक हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोले जाते हैं। अब इसकी क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए तो हमने लिख दिया ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये इससे क्रिया करता है तो एक योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो कैसे बनेगा योगात्मक उत्पाद, यहाँ पर ये जो पाई बांड है, कोई एक, चाहे इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए, हमने इधर का ले लिया। ठीक है, पाई बांड जो है वो खुल जाता है, कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाती है। तो देखिए ये एक वैलेंसी कार्बन की इधर ओपन हो गई, दूसरी इधर हमने लिख दी। ठीक, तो एक वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन लगा रहता है। ठीक है, अब इधर इस ऑक्सीजन के साथ में MgX जुड़ जाता है। MgX जुड़ गया और जो दूसरी वैलेंसी है उसके साथ में एल्किल समूह जुड़ जाता है। ये हो गया। अब इसका जो योगात्मक उत्पाद बना, इसका जल अपघटन कर दिया जाता है। तो वो भी क्या है, HOH है ना। तो अब क्या होगा, ये इतना भाग जो है इसका अलग हो जाता है और इसके साथ में हाइड्रोजन आ जाता है। तो क्या होगा, O डबल बॉन्ड C R और OH प्लस इधर MgOH X। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए RCOOH है ना, RCOOH ये बन गया इस तरीके से। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। एक एग्जांपल दे दीजिए, हमने ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए या मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। देखो X की जगह पे आप ब्रोमीन और आयोडीन का ही चुनाव करेंगे, ये याद रखिए। CH3 MgI हमने ले लिया, ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया। O बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन चलेगी, CH3
OMgI। जल अपघटन कर दीजिए, ठीक है। प्लस ये बन गया आपका CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक भैया, इस तरीके से ये 4 विधियां हुई कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की। आसान विधियां हमने आपको दी है, ठीक है। आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए भैया, प्रश्न संख्या 5 घ क्या कहता है? कहता है ईथर के 4 रासायनिक गुण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एक एक नंबर के 4 गुण हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ईथर ले लीजिए, उसने नाम नहीं दिया है, किसी भी ईथर को ले लीजिए और आपको उसके 4 रासायनिक गुण लिख देने हैं, यानी 4 आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शानी है विभिन्न यौगिकों के साथ, ठीक है। तो ईथर कहते किसको है? तो देखो भैया, ये इस तरह की संरचना रखने वाले जो भी यौगिक हैं वो ईथर बोले जाते हैं, ठीक है। जिसमें R की जगह पर एल्किल समूह हो सकता है, एरिल समूह हो सकता है, ठीक है। और ये जो है समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है भैया। तो पहला हम गुण ले रहे हैं दहन। देखो ईथर जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, और वायु में जलने लगता है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक जो ज्वलनशील है अगर वायु में जलता है, जैसे अल्कोहल है वो भी वायु में जलती है, तो जब वायु में जलती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, समझे भैया। तो हमने दहन लिया, जैसे हमने ले लिया डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बड़ा ही प्रचलन में है। जैसे ईथर की अगर हम बात करें तो डाई एथिल ईथर हमारे दिमाग में पहले आ जाता है, जैसे अल्कोहल की हम बात करें तो एथिल अल्कोहल पहले आता है, तो ऐसे ही डाई एथिल ईथर भी है, ठीक भैया। प्लस 6O2 गिव्स, 2 ये है कार्बन, 2 ये है, तो 4CO2 प्लस 5H2O, ठीक है। वायु में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। तो पहला रासायनिक गुण आपका ये हो गया। अब हम दूसरे रासायनिक गुण पे चलते हैं। तो दूसरा हमने ले लिया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक है भैया। हम क्लोरीन से क्रिया इसकी करा देते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यह है डाइएथिल ईथर, ठीक है। क्लोरीन से क्रिया हमने करा दी और अंधकार में हमने कराई। प्रकाश में भी होती है, अंधकार में हमने करा दी। तो क्या होगा? ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो कार्बन हैं उन्हें अल्फा कार्बन और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये अल्फा इधर भी है और ये अल्फा इधर भी है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ये अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। बात भैया समझ में आई? ठीक है, यानी HCl निकल जाएगा। अब चाहे इसका हाइड्रोजन हटा दीजिए चाहे इसका हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर क्लोरीन क्रिया कर जाएगी।
ठीक है। और इस बार में इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित होगा, -HCl, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है भैया, और सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इधर के अगर अल्फा को हम अल्फा मतलब कार्बन को अल्फा मान लेते हैं, इधर को अल्फा डैश मान लीजिए, ये बीटा है तो ये बीटा डैश हो जाता। समझ में आई बात? नाम इसका क्या रहेगा? अल्फा अल्फा डाई क्लोरो एथिल ईथर, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ठीक भैया, ये हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया आपकी हैलोजनीकरण की संपन्न। अगला तीसरा जल अपघटन कर दीजिए इसका। ठीक है भैया, जल अपघटन मैं किए देता हूं। तो C2H5O C2H5 प्लस H2O कर दीजिए अम्लीय जल के द्वारा जल अपघटन। तो क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगी, एक के साथ में OH जुड़ जाएगा, दूसरे के साथ में OH जुड़ जाएगा, तो 2C2H5OH। समझ में आई बात भैया? एथिल एल्कोहल बन जाती है। समझ में आई बात? चौथा चौथे में हम ऑक्सीकरण किए देते हैं इसका। ऑक्सीकरण हम किए देते हैं तो क्या होगा? हमने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया, C2H5O C2H5 ऐसे लिख दिया। ये भी तो डाई एथिल था, लिखने का तरीका बदला, चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ½ ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये वायु के द्वारा मिलेगी, यानी ये ईथर की जब वाष्प जो है जब वायु के संपर्क में आती है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है भैया। और प्रकाश की उपस्थिति, तो तब क्या होगा? डाई एथिल परऑक्साइड बन जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, ये ऑक्सीजन, ये ½ या O, बात एक ही है, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। चूंकि वायु में अणु अवस्था में पाई जाती है इसलिए ½ लिखा है ना। तो ये इस तरह से परऑक्साइड का निर्माण कर देती है। तो आपका प्रश्न संख्या 5 अर्थात जो खंड 5 था वो पूर्ण हुआ है। हर एक प्रश्न 4 नंबर का था। खूब भैया अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे अंक लेकर आइए बोर्ड।